तो हेलो बच्चों, आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। हमने यहाँ एक यूनिफॉर्मली चार्ज शीट कंसीडर करी और हमें यहाँ निकालना है फर्स्ट उसका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कि भाई आपने यूनिफॉर्मली चार्ज शीट ली तो उस चार्ज शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो फर्स्टली इसके लिए हम क्या करते हैं, इस यूनिफॉर्मली चार्ज शीट पर हम दो एरिया कंपोनेंट ए और बी लेते हैं जिनका वैल्यू ds और ds हमने कंसीडर किया। और यहाँ ये जो आपके पास एरियल कंपोनेंट है ds एंड ds, इसका जो चार्ज है भाई इस पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसका अमाउंट ले लिया मैंने dq। ठीक है, अब बात समझना कि एक पर्टिकुलर पॉइंट मैंने P कंसीडर किया जिसके शीट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मैं लेना चाहूं तो इस शीट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे पास स्मॉल r है। और ये जो पॉइंट हमने इसके मिड पॉइंट को O से डिनोट कर दिया। तो जो हमारे पास O और A का डिस्टेंस है और जो O और B का डिस्टेंस है वो हमारे पास इक्वल है। कंसिडर कर लेते हैं भाई ये डिस्टेंस में हमारे पास L है। ठीक है भाई, ये भी L है और ये डिस्टेंस भी हमने L कंसीडर किया। तो पॉइंट P का जो ds और ds या कैसे जो पॉइंट A और पॉइंट B से डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये आपके पास यहां इनका डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, अब आगे की बात देखते हैं। भाई यहां जो हमने ds एंड ds आपके एरियल कंपोनेंट लिए हैं वहां जो चार्ज dq और dq प्रेजेंट है उसकी वजह से पॉइंट P पे लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैं अगर कंसिडर कर दूं कि अगर हम लोग A की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड में वैल्यू E1 ले रहे हैं और ये वैल्यू कितनी ली मैंने, E2 मैंने वैल्यू ले ली। ठीक है भाई, E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका इस ds की वजह से लग रहा है और E2 आपका इस B पॉइंट पे जो हमने लिया है उसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। अगर हम ये डिसाइड कर लें कि भाई ये जो एंगल है यहां, उन एंगल्स का अगर वैल्यू लूं और मैं कहूं भाई ये θ1 है तो ऑब्वियसली कितना होगा θ1, θ2, तो ये कितना हो जाएगा आपका θ2 हो जाएगा। अब हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां जो रिजल्टेंट होगा वो हमें निकालना है। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर और वर्टिकल कंपोनेंट निकालने पड़ेंगे। यहां हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और ठीक है, अब यहां देखो अगर मैं E1 का कंपोनेंट लेता हूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कितना आ जाएगा, E1 cos θ1 और E2 का लूं तो E2 cos θ2। अगर हम लोग यहाँ पे वर्टिकल की बात करें E1 के तो E1 sin θ1 और यहाँ E2 sin θ2 वर्क करेगा। अब बिकॉज ऑफ इनका डिस्टेंसेस सेम है इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा वो हमारे E2 के इक्वल होगा और जो θ1 है वो आपका θ2 के इक्वल होगा। मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो वर्टिकल कंपोनेंट है E1 sin θ1 E2 sin θ2 वो मैग्नीट्यूड में क्या होंगे सेम और डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे अपोजिट। तो रिजल्टेंट जो इफेक्ट होगा उसको कितना कर देंगे ये 0। अब हम बात करते हैं इसके E1 cos θ1 और E2 cos θ2 की बात करते हैं। भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बेटा, भाई डायरेक्शन इनका सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो अमाउंट है वो भी क्या है सेम है। तो यहाँ रिजल्टेंट जुड़ के आएगा। डायरेक्ट में अगर मैं दो कंपोनेंट लिए तो दो हमारे पास मिले, अगर हम चार कंपोनेंट लेंगे तो हमारे पास यहाँ कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। समझ में आ रही बात। तो यहाँ रिजल्टेंट जो हमारे पास आने वाला है वो डायरेक्शन को अगर हम फाइंड आउट करें तो इस शीट के ऑलवेज क्या आने वाली है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन आने वाली है। तो मतलब क्या हुआ कि जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका परपेंडिकुलर टू द शीट होने वाला है। समझ में आ गया आप लोगों को। अब हम लोग यहां बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें एक गाउसियन सरफेस कंसीडर करनी पड़ेगी, एक क्लोज सरफेस हम कंसीडर करेंगे। यहां जो हम सरफेस कंसीडर कर रहे हैं वो सरफेस हमने सिलेंड्रिकल लिया
और उस सिलेंडर को शीट के कंप्लीटली पेनिट्रेट करता हुआ हमने इसको कंसीडर किया है। अगर हम यहां इस गाउसियन सरफेस की बात करूं मैं, तो मेरे पास यहां एक सरफेस आएगी जिसकी वैल्यू मैं यहां ds1 ले लूं, एक मैंने इसकी सरफेस पे लिया, ये ds2 और मैं यहां अगर लेता हूं तो इट इज ds3। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो ऑब्वियस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस शीट की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। दैट मीन यहां अगर मैं डायरेक्शन लूं तो मेरे पास ds1 वेक्टर और सेम डायरेक्शन में बस E वेक्टर आने वाला है। यहां अगर हम बात करूं E वेक्टर और दिस इज अवर ds2। अगर मैं एंगल की बात करूं, θ1 की बात करूं, कितना आएगा 0। यहां अगर मैं θ2 की बात करूं कितना आएगा 90 डिग्री। ds3 की अगर मैं बात करता हूं इट इज ds3 और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपका ये आ जाएगा। बात क्लियर हुई आप लोगों की कि ये मेरे पास ds3 और ये E का डायरेक्शन। θ3 की बात करूं कितना आ जाएगा वो 0 डिग्री। अब हमें तो क्या अप्लाई करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैं यहां डायरेक्ट लूंगा यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मुझे पता है कि अगर हमने यहां कंपोनेंट फॉर्म लिया है तो ये d होगा और इट इज द क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर ds वेक्टर। अब यहां हमारे पास पूरे सिलेंडर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो यहां जब आप इंटीग्रेशन को ओपन करोगे तो हर पार्ट का इंटीग्रेशन होगा, तो ये क्लोज इंटीग्रेशन आप इसे हटाओगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा E वेक्टर ds1 प्लस E वेक्टर ds2 और E वेक्टर ds3। ये आपको पता है डॉट प्रोडक्ट है। अगर आप इसे ओपन करोगे यहाँ पे तो ये अगर हम लोग यहाँ ले फाई को अगर मैं हटा दूँ तो फाई, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ फाई कितना आ जाएगा अगर मैं वहाँ से लूँ तो E वेक्टर सॉरी E ds1 cos θ1 प्लस E ds2 cos θ2 प्लस E ds3 cos θ3। अगर आप एंगल्स की बात करो तो ऑब्वियसली डायग्राम में शो कर रखा है हम लोगों ने, θ1 कितना है 0, θ2 कितना है 90 और लास्ट एंड फाइनल जो θ3 है वो भी आपके पास कितना आ रहा है 0 आ रहा है। आपको पता है कि cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1 और 90 का वैल्यू 0। तो यहाँ जो हम कंडीशन लेने वाले हैं वो क्या आ जाएगी फाई। अगर आप सोल्ड आउट करो इसे तो आ जाएगा E ds1 प्लस 0 प्लस E ds3। अब आप ये देखो भाई, यहाँ जो आपने गाउसियन सरफेस लिया है इसका जो आपका टॉप एंड बॉटम जो पोर्शन होगा भाई राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का जो सरफेस एरिया होगा इस गाउसियन सरफेस का वो ऑब्वियसली क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। तो ds1 का वैल्यू ds3 के बराबर। अगर मैं इसे ds ले लूँ तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि ds1 इक्वल है ds3 के और मैंने इसे इक्वल कर दिया किसके ds के। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा फाई इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन E ds। अब इस कंप्लीट शीट का एरिया, अगर इसका कंप्लीट एरिया मैं कैपिटल A ले लूं तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, क्योंकि मुझे इसके हाइट और लेंथ का नहीं पता, तो मैंने इसको कितना कंसिडर कर दिया A कंसिडर कर दिया। तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा फाई इक्वल्स टू 2 E इंटीग्रेशन ds। कितना वैल्यू आएगा बेटा 2EA। इस इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, ये मेरे पास 1 आ गया। अगर हम लोग इसे देखो, मैं ये वाला पोर्शन ले लेता हूं, ठीक है, यहां ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो अगर मैं यहां इसको लेना चाहूँ भाई इक्वेशन नंबर 1 मेरे पास आ गया। अब मैं लिखता हूं यहां पे बाय यूजिंग गाउस लॉ। अब सिंपल क्या फंक्शन आएगा फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
इट इज योर इक्वेशन नंबर 2 बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। भाई एक और दो इक्वेशन को आप ले सकते हो, तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, ये आ जाएगा 2EA, सॉरी ये आएगा तुम्हारे पास 2EA इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो E कितना आ जाएगा, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। अब आपको पता होगा यहाँ पे कि यहां मेरे पास जो Q अपॉन A है इट इज सिग्मा, कौन सी डेंसिटी बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो आपके पास E कितना आ जाएगा, तुम्हारे पास E आएगा यहां Q अपॉन सॉरी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये तुम्हारे पास आ गया यहां इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। ठीक है, नोट कर लो, और ये प्रोडक्ट अपने को याद रखना है, अपने न्यूमेरिकल वैल्यू में काफी हेल्प करेगा। ठीक है, अब एक और बात देख लेना कि यहां जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग यहां ग्राफ बनाओ E और R के बीच में, तो वो आपका वेरी नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। मतलब वो जो आपका कांस्टेंट है वो कांस्टेंट ग्राफ रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि E और एप्सिलॉन नॉट पे वर्किंग कर रहा है। बात समझ में आ गई आप लोगों के? ठीक है, चलो इसी में नेक्स्ट टॉपिक कवर करते हैं। ठीक है, इसी में आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, बस थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे उसको। कि अगर हम कहते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज, अगर मैं शीट की जगह स्लैब ले लूं, ठीक है, क्या ले लूं, स्लैब ले लूं, और वो भी मेरे पास यूनिफॉर्मली चार्ज है, और यहां हम इससे चाहें तो कंडक्टिंग शीट से भी आपको मिलेगा। पहले वाली जो कंडीशन थी वो आपकी नॉन कंडक्टिंग की बात, सॉरी यहां जो हम लोग कंडक्टिंग स्लैब ले रहे हैं ना, वो आपके पास कंडक्टिंग शीट मिलेगा, कंडक्टिंग शीट। ठीक है, चले चलो अपन करते हैं इसको ना। ठीक है,